गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि संक्रमण तत्वों के द्विअंगी यौगिक। प्रथम श्रेणी संक्रमण तत्व ऑक्सीजन और हैलोजनों के साथ मिलकर के बाइनरी कंपाउंड्स जैसे कि ऑक्साइड और हैलाइड बनाते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। उन यौगिकों को स्थायी यौगिक मानते हैं जिनमें कि निम्न लक्षण हो। पहला है, ये कमरे के ताप पर सामान्य अवस्था में रह सकते हैं। दूसरा, वायु के द्वारा उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता हो। तीसरा, जलवाष्प के द्वारा उनका जल अपघटन यानी कि हाइड्रोलाइसिस न होता हो। चौथा, सामान्य ताप पर न तो उनका असमानुपातन यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन होता हो और न ही उनका विघटन होता हो। अब असमानुपातन क्या होता है? यानी कि कोई भी एक धातु धनायन एक ही समय में उससे कम और उससे ज़्यादा वाली ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस घटना को हम कहते हैं असमानुपातन या डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है। अब देखो, यानी कि संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी विद्यमान होते हैं और रिक्त डी कक्षक भी उपलब्ध होते हैं। अतः ये यौगिक कई लिगेंड, अब लिगेंड कौन होते हैं? ऐसी स्पीशीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, उसे अपन लिगेंड कहते हैं। तो ये जो होती है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट, ये कई लिगेंड्स के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर कई प्रकार के संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। प्रथम श्रेणी के तत्वों में कोबाल्ट एक ऐसा तत्व है जिसके संकुल यौगिकों की संख्या अन्य किसी भी संक्रमण तत्व की तुलना में सर्वाधिक है, और कार्बन के बाद कोबाल्ट ही ऐसा तत्व है जिसके सर्वाधिक यौगिक ज्ञात है। अब देखो, एस तथा पी ब्लॉक की तुलना में डी ब्लॉक तत्व काफ़ी अधिक संख्या में संकुल बनाते हैं, और इसका कारण, तो ये यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि क्या कारण है कि एस और पी ब्लॉक तत्वों की तुलना में डी ब्लॉक तत्व काफ़ी अधिक मात्रा में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो उसके कारण क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जो आकार होता है वो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट की तुलना में बहुत छोटा होता है। दूसरा, इसके धनायनों पर धनावेश का घनत्व काफ़ी ज़्यादा होता है। तीसरा, इसके पास निम्न ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़, जिसे कि लिगेंड कहते हैं, से इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से ग्रहण करके उपसहसंयोजक बंध बना लेते हैं, और इस प्रकार के संकुलों का निर्माण होता है। अब उपसहसंयोजक बंध क्या होता है? यानी कि उपसहसंयोजक बंध बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है जिस परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं उसे हम इलेक्ट्रॉन डोनर एटम कहते हैं, और जिसके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब देखो, संक्रमण धातुओं के संकुलों में तुलनात्मक रूप से उन संकुलों का स्थायित्व अधिक होता है जिनमें धातु +3 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। संक्रमण धातु के +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होने पर संकुलों का स्थायित्व भी कम होता है, क्योंकि ऊपर बताया जा चुका है कि जैसे जैसे धनायनों पर धनावेश का घनत्व बढ़ता चला जाएगा, उनके संकुल यौगिक बनाने की टेंडेंसी भी बढ़ती चली जाती है। अब देखो, लिगेंड या इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़ जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला है हार्ड बेस यानी कि कठोर क्षार। तो कठोर क्षार में क्या होता है? इनमें दाता परमाणु यानी कि जो डोनर एटम होता है वो छोटे आकार का होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और ये कम ध्रुवित होने वाला होता है। और इनमें डोनर स्पीशीज़ क्या क्या हो सकती है? मतलब डोनर एटम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आकार छोटा, कम ध्रुवित होने वाला और अधिक विद्युत ऋणी होना चाहिए परमाणु। तो ऐसा लिगेंड या इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज़ कहलाएगा हार्ड बेस। जबकि सॉफ्ट बेस में क्या होता है? इसका उल्टा, यानी कि दाता परमाणु जो है वो बड़े आकार का होगा, आसानी से ध्रुवित होने वाला होगा और कम विद्युत ऋणी होगा। फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड आयोडीन। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रारंभिक तत्व यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज को श्रेणी ए के प्राप्तकर्ता कहते हैं।
ये प्रथम श्रेणी के कठोर क्षारों के साथ सर्वाधिक स्थायी संकुल यौगिक बनाते हैं, जबकि प्रथम संक्रमण श्रेणी की जो शेष धातुएं हैं यानी कि आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, ये श्रेणी A/B के प्राप्तकर्ता कहलाते हैं, क्योंकि ये धातुएं दोनों वर्गों के लिगेंडों के साथ स्थायी संकुल यौगिकों का निर्माण करती हैं। ओके, अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री, यानी कि उपसह संयोजन संख्या एवं ज्यामिति। तो किसी भी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की उपसह संयोजन संख्या से उस संकुल की ज्यामिति एवं आकृति का निर्धारण होता है। किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध द्वारा जितने लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, यह उस संख्या या ये संख्या है वो उस धातु की उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो चीज़ें होती है, एक तो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं और एक होता है आपके लिगेंड। तो केंद्रीय धातु परमाणु संख्या में जो है कम होते हैं, या अपन बोलते हैं कि ज़्यादातर ये एक होते हैं, और लिगेंड की संख्या केंद्रीय धातु परमाणु से हमेशा ज़्यादा होगी। तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड जो है उसका डोनर एटम उपसह संयोजक बंध बनाता है। तो यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जितने उपसह संयोजक बंध बने हुए हैं उन्हें ही हम कहते हैं उपसह संयोजन संख्या धातु की। ठीक है, यानी कि प्रथम श्रेणी के संक्रमण धातु प्रमुखतः उपसह संयोजन संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 वाले संकुलों का निर्माण करते हैं। अब पहला है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो केंद्रीय परमाणु के संकरण के प्रकार के आधार पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए संकुलों की दो आकृतियां पॉसिबल है। एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, और अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो ज्योमेट्री होगी वर्ग समतलीय। तो लिगेंड के नेचर के हिसाब से प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो धातु है निकल, वो दोनों प्रकार के संकुलों का निर्माण करता है, डिपेंड करता है लिगेंड की नेचर। फिर जो है अब पहला इसमें जो है चतुष्फलकीय ज्यामिति भी बना सकता है, और जो है लिगेंड के नेचर के हिसाब से वर्ग समतलीय ज्यामिति भी बना सकता है। अब जो है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपके हैं 6, तो देखो क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से सबसे अधिक संख्या में और सर्वाधिक स्थायी संकुलों का निर्माण होता है, और इस स्थिति में ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति होती है अष्टफलकीय, और लिगेंड की प्रकृति के आधार पर ये दो प्रकार के संकुल बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि इनकी चर्चा हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में करी थी बीबीटी में। ओके, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन में हमने जो है ज्योमेट्री, डायपोल मोमेंट, इन सब की स्टडी की थी, जिसमें हमने यह भी देखा था कि लिगेंड के नेचर के आधार पर ही जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस है वो या तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे या जो है स्क्वायर प्लेनर। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी प्रकार अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपके हाइब्रिडाइजेशन होगा d2sp3, एंड अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन दोनों ही केसेस में ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि वीक फील्ड लिगेंड के केसेस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री यानी चतुष्फलकीय ज्यामिति बनती है, जबकि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसे साइनाइड, नाइट्रो, कार्बोनिल जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होते हैं, या फिर कोई भी एरोमेटिक जो लिगेंड है, उसकी स्थिति में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ज्योमेट्री बनेगी वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर। जबकि जो वीक फील्ड लिगेंड है उनसे ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल और
हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ओके।